Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is modern history lecture. इसमें हमने एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो इंडियन कांग्रेस है उसमें पहले एरा ऑफ मॉडरेट्स हमने पढ़ा कि मॉडरेट जो है उनका तरीका डिफरेंट था, लेकिन जब मॉडरेट्स की डिमांड्स को नहीं मान रहे थे गवर्नमेंट और उनको डिफरेंट लीडर्स को लग रहा था कि दैट दे आर फेलिंग, तो उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट्स आ गए और एक्सट्रीमिस्ट्स ने बोला कि जो मॉडरेट्स का तरीका है वो सही नहीं है। और उसके बाद उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था, लिटिल रिविजन टू दैट, उसमें हमने पढ़ा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, और जब पहले उसको पब्लिक कर दिया गया तो उसकी मजम्मत हुई और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है बनारस सेशन किया गया और 1905 में उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो है प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1906 में जो सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कलकत्ता में और दादा भाई नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट थे। और जो पार्टीशन जब हुआ उसमें वेस्ट बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया। एक की जो कैपिटल है कलकत्ता रखा गया, जो ईस्टर्न साइड वाला है उसमें ढाका कैपिटल रखी गई। और इसमें हमने ये भी देखा फिर उस पार्टीशन के खिलाफ जो है मॉर्निंग डे मनाया गया उस दिन, और एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट उठी थी उसको हम स्वदेशी एंड बैकआउट मूवमेंट हम बोलते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ तक हम पहुँचे थे। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। बेसिकली जो ये स्वदेशी मूवमेंट है इसमें हम देखेंगे जो एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन, लोगों ने कितना पार्टिसिपेट किया इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट में। सबसे पहले अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, किन्ने? स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन हमें सबसे ज़्यादा बंगाल में देखने को मिली, महाराष्ट्र में पुणे एरिया में, और साउथ में गुंटूर, मद्रास और सैलिम जो एरियाज हैं वहाँ पे हमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बहुत देखने को मिली। उसके बाद हम देखते हैं वुमन जो है औरतों ने भी स्वदेशी जो है मूवमेंट जो है पार्टीशन के खिलाफ जो मूवमेंट उठी थी, जिसमें ये बताया गया कि हम अपनी चीज़ें, अपनी बनाई हुई चीज़ें जो है इस्तेमाल करेंगे, हम बाइकआउट करेंगे फॉरेन गुड्स को। तो उसमें औरतों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेसिकली जो नेचर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट था ना, उसमें लीडर्स ने क्या किया, हिंदू फेस्टिवल और गॉडेसेस को इंस्पिरेशन के तौर पे माना। और यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती की हुई नेशनलिस्ट से। ये गलती ये हुई जब उनने हिंदू फेस्टिवल्स और गॉडेसेस को ज़्यादा अहमियत दी और उसको लिंक किया इंस्पिरेशन के साथ। मुस्लिम्स को ये लगा कि ये हम माइनॉरिटी बन रहे हैं, और तो मुस्लिम्स ने थोड़ा सा इनसे जो मुस्लिम लीग थी ना उससे दूर होना स्टार्ट किया। तो हिंदू फेस्टिवल्स और गॉडेसेस को इंस्पिरेशन माना एक्सट्रीमिस्ट्स ने। और यहाँ पे लिखा है इट टेंडेड टू एक्सक्लूड द मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स को लगा कि शायद यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी का फिर रूल हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। और सितंबर 1905 में मोर देन 250 बंगालीज ने क्या किया, बंगाली क्लर्क जो है उन्होंने कंपनी को जलाया, हावड़ा कंपनी को, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, क्यों बोला कि हमारा जो वर्क रेगुलेशन है वहाँ पे उस कंपनी का वो सही नहीं है, वो भी ब्रिटिशर्स की कंपनी थी। इन जुलाई 1906 a strike of workers in East Indian Railway resulted in the formation of Railwaymen's Union। और 1906 जुलाई में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडियन रेलवे के वर्कर्स थे उन्होंने रेलवेमैन यूनियन बना दी। और बिटवीन 1906 टू 1908 क्या किया गया, स्ट्राइक्स हुई। कहाँ पे? जूट मिल्स में इंडियंस ने स्ट्राइक्स दिखाई, फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स दिखाई। सुब्रमण्य शिवा एंड चिदम्बरम प्ले लेड स्ट्राइक्स इन टूटीकारण, तिरुनावली इन फॉरेन ओनर्ड कॉटन मिल्स। जो बाकी जूट मिल्स थी, मतलब ये कौन सी मिल्स थी जहाँ पे स्ट्राइक्स की गई? जो फॉरेनर ओनर्ड थी, ठीक है, जो यहाँ के लोगों की नहीं थी, हिंदुस्तानियों की नहीं थी ये, लेकिन हिंदुस्तानी लोग वहाँ पे एज अ वर्कर काम करते थे, तो वहाँ पे स्ट्राइक्स इन्होंने किए। और यहाँ पे दो नाम है, सुब्रमण्य शिवा एंड चिदम्बरम प्ले। इन्होंने साउथ इंडिया में टूटीकारण और तिरुनावली में जो है कॉटन मिल्स में भी स्ट्राइक्स लीड की, ठीक है, लीड किया स्ट्राइक्स में। इन रावलपिंडी पंजाब द आर्सल एंड रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। जो अभी पाकिस्तान साइड में है वहाँ पे भी रावलपिंडी में क्या किया, वहाँ पे जो आर्सल और रेलवे वर्कर्स थे उन्होंने भी स्ट्राइक की। दैट मीन्स स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पार्टिसिपेट किस ने किया? स्टूडेंट्स ने भी किया, वुमेन ने भी किया, और वर्कर्स ने भी डिफरेंट जगहों पे स्ट्राइक की, ठीक है। ऑल इंडिया एस्पेक्ट अगर देखेंगे, movements in support of Bengal's unity and the Swadeshi and Bengal agitation were organized in many parts of the country। बहुत सारे पार्ट्स में, ना ही बंगाल में ही नहीं, सिर्फ ये तो स्टार्ट हुई थी बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट, लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ हिंदुस्तान के बहुत सारे कोनों में क्या हुआ, इसके खिलाफ आवाज़ उठी।
अब यहाँ पे बात हम करेंगे किसके बारे में, एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन। मतलब एक फिर जब गवर्नमेंट को लगा कि इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठी तो इस पार्टीशन को ख़त्म कर दिया गया, फिर से इस बंगाल को मिलाया गया। ठीक है, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसको फिर से मिलाया गया, इस पार्टीशन को ख़त्म किया गया, उसी को हम बोलते हैं एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन को ख़त्म करना। The annulment came as a rude shock to the Muslim political elite. It was decided to shift the capital to Delhi. Basically देखो क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ, मैंने बोला जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो इसके खिलाफ बहुत सारे लोग हुए, इवन मुसलमान भी और हिंदूज भी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी वो अमर सुना बंगला वो लिखा था, वो भी गाया गया है ना, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। लेकिन कुछ मुस्लिम जो है वो खुश थे पार्टीशन से, क्यों? क्योंकि जो ढाका है ना अभी जो बांग्लादेश में आता है वो बनाया गया था कैपिटल ईस्ट साइड ऑफ बंगाल, और वहाँ पे मुस्लिम्स रहते थे। उनको लगा था कि हमारा अलग से कैपिटल है और हम पावरफुल बनेंगे, तो वो खुश थे पार्टीशन से। अब इस पार्टीशन को जब ख़त्म किया गया तो उनको एज अ शॉक लगा ये अचानक, और इन्होंने बोला कि हमें जो इंडिया की कैपिटल है उसको कहाँ शिफ्ट करना है, दिल्ली शिफ्ट करना है। दे डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली। तो फिर क्या हुआ, अच्छा अब इवैल्यूएशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, अब स्वदेशी मूवमेंट की इवैल्यूएशन की मूवमेंट ख़त्म क्यों हुई? जो ये पहले पार्टीशन हुआ उसके अगेंस्ट एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो स्वदेशी एंड वैकाट मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसके बाद पार्टीशन को ख़त्म किया गया, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट भी साथ साथ ख़त्म होने को लगी। क्यों? इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिप्रेशन किया, उस पर रिप्रेशन दिखाया, उन पे जो है उनको अरेस्ट दिखाए। ठीक है, द मूवमेंट फेलर टू क्रिएट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन पार्टी स्ट्रक्चर, और जो ये स्वदेशी मूवमेंट थे ना इसने कोई अच्छा वाला पार्टी स्ट्रक्चर नहीं बनाया, इसने कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं दी, इसने इट थ्रू अप एन एंटायर गैमुट ऑफ टेक्निक्स, इसने बहुत सारी टेक्निक्स तो बताई। स्वदेशी मूवमेंट में डिफरेंट लीडर्स ने बोला ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जब धीरे धीरे फिर हम आगे पढ़ेंगे ना, जब गांधी जी फिर इंडिया आया, फिर गांधीयन पॉलिटिक्स जब आई तो उसके साथ लोगों को वो मिलती जुलती नज़र आई, फिर गांधी जी को लोगों ने फॉलो किया। तो स्वदेशी मूवमेंट में गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा रिप्रेशन दिया, उनको दबा दिया इस मूवमेंट को, उस वजह से भी ये फेल हो गई। ठीक है, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, फिलिंग ऑफ ब्रिटिश जेल, सोशल रिफॉर्म एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है ये गांधी जी ने भी फिर बाद में बोला, जो कि स्वदेशी मूवमेंट ने तो बताया था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी स्ट्रक्चर नहीं दिया, और उतनी फिर विद टाइम वो ज़्यादा चली भी नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड फोकस उन टेक्निक्स पे इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, और जब ये एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन हुआ ना, ये जब पार्टीशन कब ख़त्म हुआ, 1911 में ख़त्म किया गया, और उस टाइम लॉर्ड कर्जन नहीं थे, उस टाइम लॉर्ड हर्डिंग जो है, लॉर्ड हर्डिंग सेकंड थे गवर्नर जनरल। ठीक है, और 1911 में जो है इसको ख़त्म किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म किया गया, लॉर्ड हर्डिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। The movement was rendered leaderless, with most of the leaders either arrested or deported by 1908, and with Aurobindo Ghosh and Bipin Chandra Pal retiring from active politics. आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट जो है ना वही स्वदेशी मूवमेंट उन्हीं के हाथ में फिर थी। तो एक्सट्रीमिस्ट में क्या हमने पढ़ा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष, मैंने आपको बताया बार बार ये एक्सट्रीमिस्ट थे। उसमें से औरोबिंदो घोष और जो बिपिन चंद्र पाल है ना, इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ली, इन्हें बोला कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अब इस किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में, तो ये इन्होंने रिटायरमेंट ली एक्टिव पॉलिटिक्स से। अब मुझे पता जो दो पिलर्स ही थे वो ही चले गए, तो फिर ये लीडरलेस ही हो गई। ठीक है, और बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट भी किया था, गवर्नमेंट ने डिपोर्ट भी किया था 1908 तक। तो इसलिए जो है कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि स्वदेशी मूवमेंट क्यों फिर ख़त्म हो गई। Internal squabbles among leaders magnified the Surat split in 1907 did much harm to the movement. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो अंदर इंडियन कांग्रेस थी ना, वहाँ पे अंदरूनी लड़ाई हो गई, आपस में हिंदुस्तानी लीडर्स को भी लड़ाई हो गई। तो क्या क्या हमने रीज़न पढ़ा, सबसे पहला रीज़न हमने ये देखा कि इन्होंने कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं दिया, इन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स की बात की लेकिन उस पर कोई डिसिप्लिन फोकस नहीं दिखाया, इन्होंने जो है लीडरलेस मूवमेंट बढ़ गई क्योंकि गवर्नमेंट ने रिप्रेशन दिखाया, गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया, डिपोर्ट किया लीडर्स को। उसके बाद एक और रीज़न ये हमने पढ़ा कि औरोबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल ने रिटायरमेंट ली एक्टिव पॉलिटिक्स से। उसके बाद ये हमने पढ़ा कि जो है वहाँ पे अंदरूनी लड़ाई हो गई आपस में जो है हिंदुस्तानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स को, क्योंकि उसको हम क्या बोलते हैं, सूरत स्प्लिट, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। ये रीजंस थे कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो ख़त्म क्यों हो गए, और स्वदेशी मूवमेंट क्या थी, वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी।
The movement aroused the people but did not know how to tap the new released energy or find new forms to give expression to the popular resentment. The movement largely remained confined to the upper and middle class and zamindars and failed to reach the masses, especially peasantry. तो बेसिकली जो है इस मूवमेंट से क्या हो गए, लोग जाग गए थे इस मूवमेंट से, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो लोगों पे बहुत भरोसा करते थे. वो बोलते कि मासेस ही पावर है, लोगों को हम जब एकजुट होते हैं तो उनको हम मास बोलते हैं, मासेस. तो इन्होंने तो लोगों को जगाया है, जो न्यूली रिलीज्ड एनर्जी है इनको फिर उनको उसको संभालना नहीं आया. अब हम इन लोगों को इस्तेमाल कैसे करेंगे वो इनको नहीं आया. नॉन कॉपरेशन पैसिव रेजिस्टेंस रिमेनेड मेयर आइडिया. जो इन्होंने टेक्निक्स बोली थी ना वो सिर्फ आइडियाज़ रही, इन्होंने प्रैक्टिकली इसको जो है अप्लाई नहीं किया. It is difficult to sustain mass basis movement at a high pitch for too long. अब ये भी बात सही है कि एक मास मूवमेंट को बहुत देर तक चलाना एक हाई पिच पे बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि फिर लोग भी थक जाते हैं, रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाते हैं. कब तक लोग ये फिर इसमें जुड़े रहेंगे. ठीक है, तो ये आपको याद रहा कि क्या क्या रीज़न हुआ स्वदेशी मूवमेंट को ख़त्म होने का. ठीक है, मूवमेंट एट टर्निंग पॉइंट. क्या स्वदेशी मूवमेंट एक टर्निंग पॉइंट रहा, ये हम देखेंगे. इट प्रूव्ड टू बी अ लीप फॉरवर्ड इन मोर वेज देन वन. हेटो अनटचड सेक्शंस. देखो, स्टूडेंट्स, मुस्लिम्स, वर्कर्स, सम सेक्शंस ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन पार्टिसिपेटेड. All the major trends of national movement, from conservative moderation to political extremism, from revolutionary act to incipient socialism, from Prussian and peers to passive resistance and non-cooperation, emerged during the स्वदेशी movement. इसका मतलब ये है एक टर्निंग पॉइंट इसलिए स्वदेशी मूवमेंट थी क्योंकि जब तक मॉडरेट्स थे ना तब तक लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे. लेकिन फिर जब एक्सट्रीमिस्ट्स ने अपने हाथ में लिया और पार्टीशन के खिलाफ लड़ी स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू, लोगों में क्या हुआ, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ गई. जो अभी तक अनटचड सेक्शन से, जो अभी तक लोग इसके साथ कुछ नहीं करते थे, वो भी जुड़ गए और उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई. इसीलिए ये टर्निंग पॉइंट एक था, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने आपको पढ़ा है वो पेंटर्स ने भी कैसे जो है इंडियन पेंटिंग से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने कैसे पेंटिंग्स बनाई और उनको कैसे स्कॉलरशिप मिला, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया. तो इसीलिए ये जो मूवमेंट थी ना ये कन्फाइंड नहीं थी सिर्फ पॉलिटिकल स्फीयर पे, ये इसमें आर्ट, लिटरेचर, साइंस और इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व हो गए. मैंने आपको बताया कैसे वर्कर्स ने, कैसे कंपनी वर्कर्स ने, कैसे रेलवे वर्कर्स ने, कैसे जूट मिल्स, कॉटन मिल्स के वर्कर्स ने स्ट्राइक पे आ गए. वो तो इसमें वो सेक्शन जो अभी तक इस ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई में नहीं आए थे मॉडरेट्स के टाइम, वो भी जाग गए और उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया. इसीलिए हम इसको स्वदेशी मूवमेंट को एक टर्निंग पॉइंट बोलते हैं. पीपल वर अरोज्ड फ्रॉम स्लम्बर एंड नाउ दे लर्न टू टेक बोल्ड पॉलिटिकल पोजीशंस एंड पार्टिसिपेट इन न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वर्क. अब नींद से जाग गए लोग और उनको पता चला कि हम में बहुत ताकत है कुछ करने की. स्वदेशी कैंपेन अंडरमाइंड द हेगमनी ऑफ कॉलोनियल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, और इससे ये भी पता चला जो ये ब्रिटिशर्स, ये जो कॉलोनियल जो आइडियाज़ है, इंस्टीट्यूशंस है, ये हमसे बढ़कर नहीं है, वी आर नॉट इन्फीरियर, ये हिंदुस्तानियों को पता चला. और द फ्यूचर स्ट्रगल वॉज टू ड्रॉ हैवीली फ्रॉम द एक्सपीरियंस गेंड. अगरचे ये सस्टेन्ड नहीं रही, अगरचे ये स्वदेशी मूवमेंट जो है बरकरार नहीं रही, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला इंडियंस को इससे. मॉडरेट मेथड्स गिव वे टू एक्सट्रीमिस्ट मोड्स. ऑब्वियसली जो मॉडरेट्स के मेथड्स थे ना, उन्होंने इनिशिएशन की स्टार्ट तो उन्होंने ही किया, बेस तो उन्होंने ही बनाई, उसके तभी जाके एक्सट्रीमिस्ट्स अपने आइडियाज़ यूज़ कर पाए. अगर मॉडरेट्स ने स्टार्ट नहीं किया होता तो एक्सट्रीमिस्ट्स भी अपने आइडियाज़ यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि मॉडरेट्स ने स्टार्ट एटलीस्ट किया था. अब हम ये देखेंगे ना कि मॉडरेट्स की भी अपनी एक यूटिलिटी थी, है ना. लेकिन क्या हुआ था, मॉडरेट्स हैड आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी एंड देयर पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशन स्पीच हैड बिकम ऑब्सलीट. लेकिन जो उनके तरीके थे ना वो ऑब्सलीट हो गए थे. ऑब्सलीट हो गया मतलब पुराना होना, जो अब नहीं चलेगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमें अपनी टेक्निक्स भी बदलनी पड़ती है. तो अब मॉडरेट वाली टेक्निक अब नहीं चल रही थी. उनका एक फेलियर सबसे बड़ा ये था कि यंगर जनरेशन जो थी ना लोगों की, उनका सपोर्ट नहीं था उनको फॉर देयर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि यंगर जनरेशन जो है उनमें गुस्सा था, उनमें एग्रेशन था, उनमें एनर्जी थी. दे वर एनर्जेटिक. वो बोलते थे कि नहीं, अगर हमारे पे जुल्म हो रहा है तो हम चुप करके क्यों बैठेंगे. ठीक है, लेकिन मॉडरेट्स उनको क्या बोलते थे, मॉडरेट्स उनको बोलते हैं हम एप्लीकेशन देंगे, हम पिटिशन देंगे. लेकिन न्यू यंगर जनरेशन ये सब मानने के लिए तैयार नहीं थी, फिर इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट्स आ गए थे. लेकिन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो थी इसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी.
ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस एक्सट्रीमिस्ट्स ने स्टार्ट किया था, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी। यहाँ तक अब आपको समझ आया कि मॉडरेट्स, देखो क्योंकि क्वेश्चन में आता है कभी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में क्या फ़र्क था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था, स्वदेशी मूवमेंट क्या थी, स्वदेशी मूवमेंट क्यों फिर ख़त्म हो गई, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब ख़त्म किया गया, इतना आपको क्लियर हुआ। बहुत सारी कमेंट्स में पढ़ती हूँ, उनको मैं ये बताना चाहूँगी, डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे बच्चों ने, इसमें हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम एमसीक्यूज भी करेंगे और मैं आपको टाइम लाइन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, उसमें आपको जो भी बचे कुछ जो पॉइंट्स रहे होंगे वो भी आपको कवर करेंगे डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपको कोई भी जनरल स्टडीज़ वाला एग्जाम देना हो जिसमें जनरल स्टडीज़ हो जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री हो, उसके लिए ये सफिशेंट होगा हमारा ये कोर्स जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट के बारे में कि सूरत स्प्लिट क्या होता है। देखो, द कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत केम इन दिसंबर 1907। जो सूरत स्प्लिट है ना, ये क्या है, बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था 1907 में वो सूरत में था, सूरत गुजरात में। इस टाइम पे क्या हुआ, स्प्लिट क्या हो गया, स्प्लिट हो गया टूट जाना। इस टाइम पे कांग्रेस अंदर से टूट गया। कैसे टूट गया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, देखो दो अलग अलग आइडियाज़ थी, है ना, इनकी टोटली आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। तो इनमें क्या हो गई, इनमें दरार आ गई, ये अलग अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट्स अलग गए, मॉडरेट्स अलग गए। तो इसी स्प्लिट को, इसी तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, सूरत स्प्लिट। और ये कब हुआ, दिसंबर 1907 में हुआ। अब रन अप टू सूरत, अब हम देखेंगे कि वहाँ तक क्या हुआ था ऐसा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1907 सेशन तक क्या हुआ था ऐसा कि सूरत में स्प्लिट हो गया। देखो एक एक करके हम देखते हैं, आपको इससे क्या हो जाएगा, पुराने पॉइंट्स भी सारे रिवाइज हो जाएंगे। देखो क्या हुआ था दिसंबर 1905 में, जैसे मैंने आपको बोला कि बनारस सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको प्रिजाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, राइट, ये पॉइंट याद रहा, शाबाश। A relatively mild resolution condemning the partition of Bengal and the reactionary policies of Curzon and supporting the Swadeshi and boycott program in Bengal was passed. अब मैंने आपको ये भी पढ़ा है कि गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले है, इसने कंडेम्ड किया था जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को, और लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज को भी उसने मजम्मत की थी, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि उसके बाद 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ, दिसंबर 1906 में, जिसके प्रेसिडेंट थे कौन, दादा भाई नेहरू जी। और मॉडरेटर्स ने क्या बोला, मॉडरेटर्स वांटेड टू रेस्ट्रिक्ट बाइकॉट मूवमेंट टू बंगाल एंड टू बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ एंड लिक्वर। मॉडरेटर्स का ये मानना था, अगर हमने स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट की है, लेकिन हमें ये मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ ही हमने स्टार्ट की है, हम बाकी कंट्री में नहीं फैलाएंगे, ये हम सिर्फ बंगाल तक ही ये मूवमेंट रखेंगे, और सिर्फ किसका बाइकआउट करेंगे, फॉरेन क्लोथ और लिक्वर का। ये मॉडरेट्स का कहना था। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट्स का क्या कहना था, एक्सट्रीमिस्ट्स इनको बोल रहे थे कि ये हम सारे पार्ट्स ऑफ कंट्री में फैलाएंगे ये मूवमेंट, क्योंकि सारी जो कंट्री के पार्ट्स है वो फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट करने चाहिए, उससे क्या हो जाएगा, इनका रेवेन्यू कम हो जाएगा और इंडियन गुड्स चलेंगे। तो और इन्होंने बोला कि बाकी फॉर्म्स ऑफ जो एसोसिएशन है वो भी हम इसके अंदर ले आएंगे, ये एक्सट्रीमिस्ट्स का कहना था। लेकिन मॉडरेट्स नहीं मान रहे थे, मॉडरेट्स इनको बोल रहे थे कि कोई वायलेंस नहीं दिखानी है, कोई वायलेंट तरीका नहीं दिखाना है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं जी, ये मूवमेंट जो है हम बंगाल से बाहर लेके जाएंगे। तो इसी डिफरेंट आइडियोलॉजी पे इनका जो लड़ाई हुई और स्प्लिट हुआ कहाँ पे, सूरत में 1907 में। Split takes place. The split became inevitable and the Congress was now dominated by moderates who lost no time in reiterating Congress commitment to goal of self-government within the British Empire to the use of constitutional methods only. देखो अब मॉडरेटर्स को क्या लगा, देखो बेसिकली मॉडरेटर्स को क्या प्रॉब्लम थी, मॉडरेटर्स बोल रहे थे कि गवर्नमेंट डिफरेंट, मैं आपको पढ़ाऊंगी सारे एक्ट्स अलग अलग से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको एक्ट्स पढ़ाने बैठूंगी आपको थोड़ा सा ड्राई लगेगा। बहुत सारे एक्ट्स लाए गवर्नमेंट ने बीच बीच में, जिसमें वो थोड़ा सा इनको क्या करता था, हम उसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक रूल, इनको थोड़ी सी गाजर दिखा के ऊपर से मारती थी, मतलब इनको थोड़ा सा इनकी कोई छोटी सी डिमांड पूरी करती तो मॉडरेटर्स खुश हो जाते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट्स उनको बोलते थे यार इस छोटी सी डिमांड पे खुश मत हो जाओ, हमारा गोल है कि हम खुद हुकूमत करेंगे। लेकिन मॉडरेट्स इनको बोलते थे कि हमें कोई वायलेंस नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें इनको बोला है कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही हम रहेंगे। ये मॉडरेट्स का कहना था कि हम गोल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लड़ेंगे विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है।
और हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स इस्तेमाल करेंगे, लीगल मेथड्स, कोई वायलेंस नहीं। ये मॉडरेट्स का तरीका था, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ, क्योंकि फिर इनको लगा कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रह सकते हैं। गवर्नमेंट रिप्रेशन, अब गवर्नमेंट ने क्या क्या रिप्रेशन, कैसे उन्होंने सप्रेस किया इनको, ठीक है। देखो सबसे पहले इन्होंने एक एक्ट लाया, द सीडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1907। जो ये हिंदुस्तानी लोग आपस में फिर मीटिंग्स करते थे ना, तो एक एक्ट लाया गया, द सीडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1907। इसके अंडर भी बहुत सारे लोगों को, लीडर्स को अरेस्ट किया गया। उसके बाद इंडियन न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 वाला लाया, जिसमें इन्होंने पावर्स दिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को कि वो जो न्यूज़पेपर्स को उनको लगेगा थोड़ा भी गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है उसको बंद करो, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 लाया। उसके बाद इंडियन प्रेस एक्ट 1910 लाया, ठीक है। इसमें भी इन्होंने गवर्नमेंट्स को क्या दिया, पावर दिया कि आप जो है न्यूज़पेपर्स को बैन कर सकते हैं। तिलक द मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर वाज tried in 1909 for sedition for what he had written in 1908 in Kesari about the bomb thrown by the Bengal revolutionaries in Muzaffarpur। देखो बाल गंगाधर तिलक क्या था, एक्सट्रीमिस्ट था ना, तो उसको इन्हीं में से एक एक्ट के अंदर उसको क्या किया गया, उसको अरेस्ट किया गया। क्यों, सेडिशन के बेसिस पे, क्योंकि उसने क्या किया था, उसका एक अखबार था जिसका नाम था केसरी और मराठा, ये दो अखबार थे, ठीक है। केसरी और मराठा ये दो अखबार किसके थे, बाल गंगाधर तिलक के। और तिलक ने इस केसरी अखबार में 1908 में क्या लिखा था, इसने लिखा था कि जो रेवोल्यूशनरीज ने बॉम्ब फेंका मुजफ्फरपुर में, बंगाल रेवोल्यूशनरीज, ये रेवोल्यूशनरीज कौन थे हम आगे पढ़ेंगे, जो इन्होंने बॉम्ब फेंका उनके बोला कि उनने अच्छा किया, मतलब उनके सपोर्ट में लिखा था। तो इसकी वजह से ऑन द बेस ऑफ सेडिशन एक्ट के बेस पे उसको अरेस्ट किया गया, किसको, बाल गंगाधर तिलक। और इसके दो न्यूज़पेपर का नाम क्या था, केसरी और मराठा। जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था और जो मराठा था वो इंग्लिश था, ठीक है। The government's strategy, in the government's view, the moderates still represents an anti-imperialist force consisting of basically patriot and liberal intellectuals। देखो अब moderates कितना दूर जा रहे थे extremists के साथ से, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी moderates को मानता था, क्या वो बोलता था कि ये क्या है, ये patriotics है और क्या ये है anti-imperialist, मतलब ये हमारे खिलाफ है। ब्रिटिशर्स उनको फिर भी मानते थे दुश्मन ही moderates को। और पॉलिसी वॉज ऑफ रियलाइंग देम, ठीक है। कैरेट एंड स्टिक, जैसे मैंने बोला, जो मॉडली जॉन मॉडली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम पे, तो उसने पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक अपनाई थी। मतलब क्या, कैरेट एंड स्टिक क्या होता है, कैरेट होता है कि गाजर दिखाते थे किसको, मॉडरेट्स को, मॉडरेट गाजर खाते थे वो खुश हो जाते थे, और ऊपर से स्टिक किसके लिए रखी थी, एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए, उनको मारते थे, उनको अरेस्ट करते थे, उनको सप्रेस करते थे कि वो कोई मूवमेंट ना उठाए। ये मॉडरेट्स इसके साथ गाजर के साथ बिजी होते थे, उन बाकी लोगों को वो स्टिक दिखाते थे। तो इसको हम बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज 3-pronged अप्रोच ऑफ रिप्रेशन, कंसलेशन एंड सप्रेशन। तो गवर्नमेंट का ये 3-pronged अप्रोच था, क्या, रिप्रेशन दिखाना, रिप्रेशन करना, इनको सप्रेस करना, कंसलेशन फिर कोई एक्ट लाना, थोड़ी छोटी सी डिमांड पूरी करना, फिर सप्रेशन फिर से सप्रेस करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनको इसी पॉलिसी यही अपना रहे थे और आगे चल रहे थे कि पहले स्टेज में क्या करना है, एक्सट्रीमिस्ट्स को रिप्रेस करना है माइल्डली, थोड़ी सी हल्की सी छड़ी उन पे उठानी है, हल्की सी। और सेकंड स्टेज में क्या करना है, मॉडरेट्स को गाजर दिखाना है। और उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या करना है, फिर उनको फिर से सप्रेस करना है। और जब सूरत स्प्लिट हुआ, उसने दिखाया कि जो गवर्नमेंट ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई, उसका रिजल्ट था कि कैसे मॉडरेट्स वो गाजर की लालच में एक्सट्रीमिस्ट से दूर हो गए, और एक्सट्रीमिस्ट्स जो है मॉडरेट से दूर हो गए। उन्होंने बोला कि हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो इस टाइम 1909 में क्या था, लॉर्ड मिंटो जो थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और मॉडली जो है, जॉन मॉडली, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट पे थे। जॉन मॉडली वाज ऑन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट एंड लॉर्ड मिंटो वाज गवर्नर जनरल। अब इन दोनों ने कुछ रिफॉर्म्स बनाए, उस रिफॉर्म्स को हम बोलते हैं मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स 1909, ठीक है। उस रिफॉर्म्स को हम बोलते हैं मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स 1909, और इसके बेसिस पे एक एक्ट बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एक्ट, ठीक है। तो ये रिफॉर्म्स में क्या था, इन जो मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स है 1909 की, इसमें क्या था, इसमें सबसे पहले देखो क्या हुआ इस रिफॉर्म की वजह से। अक्टूबर
1906, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। अक्टूबर 1906 में क्या हुआ, एक मुस्लिम इलाइट्स जो बड़े बड़े रिच मुस्लिम्स थे, ग्रुप उसका क्या हुआ, उनको हम शिमला डिप्यूटेशन बोलते हैं, इसको लीड करता था आगा खान। अक्टूबर 1906 में एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम इलाइट्स आए, जिसको हम उस ग्रुप को हम शिमला डिप्यूटेशन बोलते हैं, उसको लीड करता था कौन, आगा खान। ये किससे मिले, ये मिले लॉर्ड मिंटो से। किससे, लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो कौन था, ये था गवर्नर जनरल। ठीक है। डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, इन्होंने क्या डिमांड किया, इन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड किया। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आपको क्या याद रखना है, एक मुस्लिम इलाइट्स का ग्रुप आया जिसको हम शिमला डिप्यूटेशन बोलते हैं, वो उनको लीड करता था आगा खान। अक्टूबर 1906 में वो लॉर्ड मिंटो से मिले और उनने डिमांड किया कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए मुस्लिम्स के लिए। The same group quickly took over the Muslim League, initially followed by नवाब समीउल्लाह। बेसिकली नवाब समीउल्लाह ने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, एक मुस्लिम लीग बनाएंगे, मुस्लिम्स की अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन। तो यही जो ग्रुप लॉर्ड मिंटो को मिले थे, उन्होंने ही फिर बोला कि हाँ हम क्या बनाएंगे, उन्होंने क्या बनाया, फिर मुस्लिम लीग बनाया। ठीक है। ये समीउल्लाह ढाका का था और इस समीउल्लाह ने ही ये आइडिया दिया था अलॉन्ग विद नवाब मोहसिनुल मलिक एंड वकारुल मलिक। और दिसंबर 1906 में क्या बनाई, मुस्लिम लीग बनाई। नवाब समीउल्लाह, मोहसिन मलिक और वकारुल मलिक दिसंबर 1906 में फिर उन्होंने क्या बनाई, मुस्लिम लीग बनाई। और उनके साथ कौन जुड़े, यही जो अक्टूबर 1906 में शिमला डिप्यूटेशन में मुस्लिम्स गए थे, ये इनके साथ मिले और इन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। राइट, 1906 में मुस्लिम लीग बनी। ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आज काफ़ी है, क्योंकि हम कल पढ़ेंगे क्या क्या रिफॉर्म्स इन्होंने रखे थे और उस एक्ट में क्या था। अब मैं पहले देखूंगी कितना है, ये थोड़ा सा ही आज ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब रिफॉर्म्स में क्या क्या था, द मोरली मिंटो रिफॉर्म्स दैट ट्रांसलेट इनटू इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। शाबाश। यहाँ पे क्या है कि जो ये मोरली मिंटो रिफॉर्म्स थे ना, इसके बेस पे एक एक्ट बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। वो कौन सा एक्ट, उस एक्ट का नाम क्या है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इसमें क्या किया गया, इंडियंस को अलो किया गया। ये जो एक्ट्स है ना, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी ये एक्ट्स, फिर भी मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बोलती हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। इंडियंस को अलो किया गया टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, दो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड कम्युनिटी। जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, बड़े ज़मींदार होते थे, जो टैक्स पेयर्स होते थे, कुछ लोगों को अलो किया गया कि वो इलेक्शन जो होता है बहुत सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स फॉर इलेक्शन टू द सेंट्रल काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड, अ मोस्ट डिटरमिनेंटल स्टेप फॉर इंडिया। इस एक्ट को हम कम्युनल एक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने रिलीजन के बेसिस पे लोगों को अलग किया। कैसे? इसने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या रखा था कि अगर कोई मुस्लिम किसी सीट पे लड़ेगा, उसमें उसको सिर्फ वोट मुस्लिम्स ही कर सकते हैं। मैं आपको एक्ट में आगे भी समझाऊंगी, लेकिन आपको याद रखना है जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था ना, 1909 वाला, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला कि उनको मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, जो कि बहुत एक गलत स्टेप था। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर इंक्रीज्ड बेसिकली। और आपको याद रखना है इस 1909 एक्ट में क्या दिया गया, मॉडरेट्स क्यों खुश हो गए। इसमें जो सेंटर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल, जो सेंटर पे लेजिस्लेटिव काउंसिल था, प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, उनको इंक्रीज किया गया था। ठीक है। तो कि मुस्लिम्स तो इंडियंस को भी तो अलाउ किया गया था पार्टिसिपेशन में, तो मॉडरेट्स थोड़े से खुश हो गए थे। ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, आपको इसमें यह भी याद रखना है मैं आपको ये एक्ट अलग से पढ़ाऊंगी। आपको इसमें क्या रखना है याद, वोट सेपरेट आस्क क्वेश्चंस। और इनको क्या अलो किया गया था, पहले जब बजट पास होता था ना, तो इनको बिल्कुल भी लेजिस्लेचर्स क्या कर सकते थे, इस 1909 एक्ट के थ्रू वो अब रेजोल्यूशन पास कर सकते थे, क्वेश्चंस आस्क कर सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आस्क कर सकते थे, वोट सेपरेट आइटम्स इन द बजट, दो द बजट एज अ होल कुड नॉट बी वोटेड अपॉन। देखो
इनकी एक मॉडरेटर्स इनकी जो इंटरनेशनल कांग्रेस की एक ये भी डिमांड थी कि जो ये बजट बनाते हैं हमारे लिए, उसको हम जो मेंबर्स हैं वो उसको वोट कर सके और उस पर क्वेश्चंस हम पूछ सके। लेकिन इनको इजाज़त नहीं थी इंडियन मेंबर्स को क्वेश्चंस पूछने की, इनको इजाज़त नहीं थी सप्लीमेंट्रीज पूछने की, इनको इजाज़त नहीं थी बजट पे रेजोल्यूशंस पास करने की। इस 1909 एक्ट ने इसको पहली बार इनको राइट दिया कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन सेपरेट आइटम्स पे आप रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं। एक सेकंड, वोट भी कर सकते हैं इन सेपरेट आइटम्स को, लेकिन फुल बजट पे वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी सी आपको चीज़ें समझ आएगी जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में इसमें क्या क्या आया। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी गई। इसमें बोला कि इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही इंडियंस क्लास और कम्युनिटी बेसिस पे। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला मुस्लिम्स को। इनमें बताया गया कि आप बजट को जो है सेपरेट आइटम्स को वोट कर सकते हैं, क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, रेजोल्यूशंस भी पास कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है, पहली बार एक इंडियन को अपॉइंट किया गया वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और वो इंडियन कौन था? सत्येंद्र सिन्हा। पहला इंडियन था जो 1909 में अपॉइंट किया गया वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा पहली बार इंडियन कोई वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया, और वो इंडियन कौन था? सत्येंद्र सिन्हा था। ठीक है, तो अब इवैल्यूएशन इसकी पढ़ेंगे। जो लॉर्ड मोरली था उसने क्या बोला? उसने बोला इफ़ इट कुड बी सेड दैट दिस चैप्टर ऑफ रिफॉर्म्स लेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, आई फॉर वन वुड हैव नथिंग एट ऑल टू डू विद इट। मतलब कि the system of election was too indirect and it gave impression of infiltration of electors through a number of CVs. What the reforms of 1909 gave to the people of country was a shadow rather than substance. देखो, इसका मतलब ये है कि मॉडरेट्स को लगा था शायद ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए ला रहे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, इनका कोई आइडिया ऐसा नहीं था, कोई इनका जो है इन्हें कोई फैसला ऐसा नहीं किया था। दूसरा, ये जो इंडियंस को लग रहा था ना कि हमें वो मिलेगा ये मिलेगा, ये बस परछाई थी उसकी, शेडो थी उसकी। ठीक है, और इसने कम्युनल बेसिस पे ये किया। और उसने क्या किया, ये जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन्होंने लाया ना, इसमें इन्होंने क्लास बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, सॉरी कम्युनिटी बेसिस पे ये लाया था कि कुछ रिच इलाइट्स, कुछ बड़े बड़े ज़मींदार वो एलिजिबल थे वोट के लिए, हर एक आम नागरिक, आम हिंदुस्तानी नहीं था। और जो लोग हैं ना वो क्या मांग रहे थे? वो सेल्फ गवर्नमेंट मांग रहे थे। इवन मॉडरेट्स क्या मांग रहे थे? वो कम से कम सेल्फ गवर्नमेंट मांग रहे थे। लेकिन उनको मिला क्या? बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म। इनको फिर से वही सिस्टम, वही रूलर, लेकिन थोड़ी सी छूट उनको मिली थी इन द फॉर्म ऑफ काउंसिल्स एक्ट। तो बाकी इस चैप्टर में हमने देखा कि एक्सट्रीमिस्ट्स कौन थे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उनमें कौन कौन लीडर था, उनमें सूरत स्प्लिट क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था, स्वदेशी मूवमेंट क्या थी, सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था, काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 क्या था, किसके बेस पे रिफॉर्म्स के बेस पे लाया? ये मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के बेस पे लाया, क्योंकि लॉर्ड मिंटो जो है वो गवर्नर जनरल था और लॉर्ड मॉर्ली, जॉन मॉर्ली जो था वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था। मुझे उम्मीद है आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, बिलीव मी, मैं आपको ये सारी जो एक्ट्स है ना थोड़े से ड्राई है, आपको डायरेक्टली ये समझ नहीं आएंगे। मैं आपको अलग से 1772 से लेके 1947 वाला जो एक्ट है ना, ये तकरीबन 10-20 एक्ट्स आते हैं, ये मैं सारे आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी अलग से लेक्चर्स में। तो बाकी हम ये चैप्टर्स है जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स में आपके करूँगी और कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। आप पूरा भरोसा रख लीजिए इन जो है लेक्चर्स पे। मैं आपको अलग से फिर टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी और MCQs भी कराऊंगी। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।